हेलो स्टूडेंट, आज हम पांचवी कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रसंग। इसका प्रसंग है कि अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में रहकर कार्य करने की सलाह दी गई है। अब इसकी कुंडली देखते हैं। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामी माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जे हैं। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। यह इसकी कुंडली है। अब इसका भावार्थ देखिए। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए। यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं एक वृक्ष के माध्यम से। छाह न बाकी बैठिए, फिर से देखिए। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि हमें ऐसे वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए जो वृक्ष पतला होता है। चाहे हमें भरी धूप में, तेज धूप में ही दिन भर क्यों ना बैठना पड़ जाए। आगे देखिए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे हैं, क्योंकि यह पतला वृक्ष एक ना एक दिन धोखा दे सकता है। जिस प्रकार जा दिन बहे बयारी, बयारी का अर्थ है तेज हवा, टूटी तब जर से जे हैं। जर यानी जड़, यानी जिस दिन तेज हवा बहेगी या आंधी आएगी, उस दिन उसके जड़ के साथ टूटकर उखड़ जाने की आशंका रहती है। और यदि हम उसके नीचे आराम कर रहे हो तो उसके नीचे दब जाने की पूरी आशंका हो जाती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर पतले वृक्ष के नीचे आराम करने से मना किया है। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। गिरधर कबीराय कह रहे हैं कि छाह मोटे की गहिए, यानी मोटे वृक्ष की छाह में हमें बैठना चाहिए। पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। पाती अर्थात पत्तियां। यदि उस वृक्ष की पत्तियां भी क्यों ना झड़ जाए, तब भी उसकी छाया में हम बैठ सकते हैं, क्योंकि मोटा वृक्ष बहुत ही घना होता है। मोटे वृक्ष का तना अत्यंत घना होता है और लंबे समय से लगे होने के कारण वह मजबूत भी होता है। अतः यहाँ पर कवि ने अनुभवी लोगों का वर्णन किया है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय से कार्य कर रहा होगा वह अनुभवी भी होगा। अतः यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पतला वृक्ष कम समय का होता है और मोटा वृक्ष लंबे समय से लगा होता है, तो उसी प्रकार लंबे समय से जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिसके पास अनुभव है, उसे अच्छे बुरे का ज़्यादा ज्ञान भी हो जाता है। अतः ऐसे लोगों के संपर्क में हमें रहना चाहिए। आइए अब हम विशेष देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कवि ने पतले और मोटे वृक्ष के माध्यम से अनुभवी लोगों के महत्व का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट है कि भाषा। तो भाषा कौन सी है यहाँ पर? हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों का मिश्रण किया गया है। थर्ड पॉइंट है कुंडलियां छंद। इसके बाद का पॉइंट है शांत रस। फिर आता है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जब कोई वर्ड एक से अधिक बार शब्द बनाकर आ जाए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं दूसरी पंक्ति में बाकी बैठिए, यहाँ पे ब और ब वर्ड लगातार एक से अधिक बार आए हैं, तो यहाँ पर है छेकानुप्रास अलंकार। इसी प्रकार बहे बयारी,
यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास अलंकार है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ जरूरी नहीं है कि ब वर्ण ही हो, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, ह वर्ण से भी बने हुए शब्द आ सकते हैं। यानी किसी भी वर्ण से बने हुए शब्द आ सकते हैं, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगर एक पूरी पंक्ति में एक से ही एक समान वर्ण के 2 शब्द बने हों, आगे पीछे भी हों, तब भी वहां पर आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। फिर है कुंडली छंद का प्रयोग। अब कुंडली की विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि पहला वर्ण और अंतिम वर्ण समान है, रहिए और रहिए। पहला वर्ण और अंतिम वर्ण दोनों समान है। चौथा चरण और 5वां चरण भी समान है, इसलिए यहाँ पर कुंडली छंद का प्रयोग किया गया है। आप आइए अब हम छठवीं कुंडली का अध्ययन करते हैं। अब छठी कुंडली में मनुष्य को समझाया गया है कि अपने जीवन में अत्यधिक सोच विचार कर समझदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए, क गिरधर कबीराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। अब देखिए अर्थ, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यहाँ पे कवि ने बताया है कि यदि नाव में पानी भरने लग जाए तो उसे दोनों हाथों से निकालते जाना चाहिए, नहीं तो नाव के डूब जाने की आशंका रहती है। उसी प्रकार यदि घर में आवश्यकता से अधिक धन दौलत एकत्र हो जाए या इकट्ठा हो जाए तो उसे जरूरतमंद लोगों को दान कर देना चाहिए। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। अब कवि ने यहाँ कहा है, ईश्वर का नाम लेकर दूसरों के हित के कार्यों के लिए यदि अपना शीश भी झुकाना पड़े तो झुका देना चाहिए। बड़ों का यही कहना है, यही वचन है कि अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए, ठीक है, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए यदि आपको अपना शीश भी झुकाना पड़े तो झुका देना चाहिए। कह गिरधर कबीराय, बड़ेन की याही बानी, बड़ेन यानी बड़ू, का याही यानी यही, बानी यानी वाणी, वचन। चलिए चाल सुचाल, चाल सुचाल यानी चाल चलन, अच्छे चरित्र। राखिए आपनो पानी, पानी का अर्थ यहाँ पर सम्मान से है, इज्जत से है। तो देखिए इसका अर्थ कि बड़ों का यही कहना है, यही वचन है कि अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अनुकूल व्यवहार करके श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारा सम्मान बचा रहे, हमारी इज्जत बची रहे। अर्थात यहाँ पर कवि ने मनुष्य को बहुत सोच विचार कर समझदारी पूर्वक ऐसे कार्य करने के लिए कहा है जिससे कि उसके चरित्र का निर्माण हो सके और उसका सम्मान बना रहे और वह अच्छा कार्य भी करता रहे। अब देखिए विशेष फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मनुष्य को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए कहा गया है। उदाहरण उन्होंने नाव का दिया है यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे कि नाव के उदाहरण के माध्यम से कवि ने मनुष्य को जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देने की सलाह दी है। सेकंड पॉइंट है भाषा शैली। भाषा शैली है हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज व अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शांत रस। फिर उसके बाद आता है कुंडली छंद का प्रयोग, फिर है
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की पहचान मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब कुंडली छंद की विशेषता में अब आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर यमक अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार के साथ यमक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द प्रथम आया है और अंतिम भी पानी शब्द है, किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब शब्द एक ही हो किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। ये आप जरूर लिखेंगे, यही यमक अलंकार की पहचान है। क्योंकि पहली बार आप इसमें ये जरूर लिखें कि पहली बार जो पानी शब्द का प्रयोग किया गया है वह जल के लिए किया गया है, और अंत में पानी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सम्मान के लिए किया गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार होगा, ठीक है। अब आप इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखें और पढ़ें, जिससे आपको याद हो सके। अब यहाँ पर ये छठा समाप्त होता है, छठी कुंडली आपकी समाप्त होती है। इसके बाद अगली वीडियो में हम अंतिम कुंडली पढ़ेंगे। धन्यवाद।